सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ताकत के शिखर पर हो, वो सिर्फ 4 साल में कैसे बिखरकर धूल में मिल सकता है। आज हम खिलजी वंश के इसी हैरान कर देने वाले पतन की कहानी में उतरेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। साल है 1316। दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर है। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत और कड़े लौ शासन के लिए जाना जाता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था। लेकिन इतने मजबूत, इतने बड़े साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह होने में जानते हैं कितना वक्त लगा? सिर्फ 4 साल। जी हाँ, सिर्फ 4 साल। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बिखर गया? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढेंगे। ये कहानी है ऊंची महत्वाकांक्षा की, पीठ में छुरा घोंपने वाले विश्वासघात की और ऐसी नाकाबिलियत की जो किसी भी सल्तनत को डुबो सकती है। तो पतन का जो पहला डोमिनो गिरा वो था अलाउद्दीन खिलजी की मौत। जैसे ही साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान गया, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई। और ये कोई मामूली खालीपन नहीं था, ये एक खतरनाक शून्य था जिसे भरने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता था। और इस मौके पर चौका मारने के लिए सबसे पहले आगे आया मलिक काफूर, अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद जनरल और सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी। उसने इस खालीपन को भरने और तख्त पर कब्जा करने के लिए अपनी चाल चल दी। पर देखिए, सत्ता की ये भूख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। मलिक काफूर का ये पूरा का पूरा खूनी खेल सिर्फ 36 दिनों में ही खत्म हो गया। और इन 36 दिनों में उसने क्या क्या नहीं किया। देखिए, उसने 6 साल के बच्चे को कठपुतली सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन के जो बड़े बेटे थे खिज्र खान और शादी खां, उन्हें अंधा करवा दिया। जो आखिरी बेटा बचा था मुबारक खां, उसे मारने के लिए हत्यारे भेज दिए। यहाँ तक कि कठपुतली सुल्तान की माँ से शादी भी कर ली। मतलब सत्ता के रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को हटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल वो सबसे बड़ा होता है। जिन हत्यारों को मुबारक खान को खत्म करने भेजा गया था, उन्होंने ही पाला बदल लिया। मुबारक खान ने उन्हें अपनी तरफ कर लिया और फिर न सिर्फ वो जिंदा बचा, बल्कि उसने अपने वफादार लोगों को इकट्ठा किया और मलिक काफूर का ही खेल खत्म करवा दिया। अब मलिक काफूर तो रास्ते से हट गया, तो सवाल था अब गद्दी पर कौन बैठेगा? और तख्त मिला उस शख्स को जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अलाउद्दीन का अपना बेटा मुबारक शाह खिलजी, जो अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर था। और मुबारक शाह ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपने पिता की हर एक नीति को पलट दिया। वो सारे सख्त कानून, वो मूल्य नियंत्रण, सब खत्म। 20,000 कैदियों को आज़ाद कर दिया, जब्त की हुई ज़मीनें वापस लौटा दी। मतलब कुछ वक्त के लिए तो वो लोगों की नज़रों में हीरो बन गया। लेकिन ये सब दिखावा था। असल में उसकी अय्याशियों का दौर शुरू हो चुका था। सोचिए, एक सुल्तान अपने ही दरबार में नग्न होकर दौड़ रहा है। उसने अपने प्रेमी खुसरो खान को, जो पहले एक हिंदू था, उसे सबसे ऊंचा ओहदा दे दिया। कहा तो ये भी जाता है कि दरबार का सारा कामकाज वेश्याएं चलाती थीं। ये सब कुछ सल्तनत की रीढ़ की हड्डी यानी तुर्की अमीरों के लिए एक तमाचे जैसा था। और इन हरकतों से उसने धीरे धीरे उस पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया जिसे उसके पिता ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था। और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। उसने अपने प्रेमी खुसरो खान को 40,000 सैनिकों की अपनी एक निजी सेना बनाने की इजाजत दे दी। मतलब अपने ही हाथों से मुबारक शाह ने उस शख्स को ताकत सौंप दी जो बहुत जल्द उसी की सल्तनत और उसी की जिंदगी का खूनी अंत लिखने वाला था। और हुआ भी वही। 1320 में खुसरो खान ने अपनी उसी नई सेना का इस्तेमाल किया और सीधा महल पर धावा बोल दिया। मुबारक शाह और उसके वफादार गार्ड्स सब मारे गए। और इस तरह एक प्रेमी अब गद्दार बन चुका था और वो खुद दिल्ली का नया सुल्तान बन बैठा। अब ये बात तुर्की अमीरों के गले कैसे उतरती? वो जो खुद को सल्तनत का असली हकदार मानते थे, तुर्की विजेताओं के वंशज। उनके लिए खुसरो खान बस एक बाहरी आदमी था, एक ऐसा शख्स जो हिंदू धर्म से आया था और जिसे वो कभी भी अपना सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। तो जब दिल्ली में ये सारा हंगामा और अराजकता चल रही थी, तब सरहद पर बैठा एक ताकतवर गवर्नर चुपचाप अपना मौका देख रहा था। ये था गाजी मलिक, पंजाब का एक बहुत ही अनुभवी गवर्नर।
उसे गाजी का खिताब ऐसे ही नहीं मिला था। उसने 29 बार मंगोलों के हमलों को नाकाम किया था। वो एक जबरदस्त योद्धा तो था ही, साथ ही एक बहुत शातिर राजनेता भी था। और उसने एक ऐसा नारा दिया जिसने आग में घी का काम किया, इस्लाम खतरे में है। बस ये नारा गाजी मलिक का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसने इसका इस्तेमाल उन सारे नाराज तुर्की अमीरों को खुसरो खान के खिलाफ एकजुट करने के लिए किया और सबको एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और गवर्नर का ये दाव बिल्कुल सही निशाने पर लगा। गाजी मलिक ने अपनी सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, खुसरो खान की सेना को हराया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह अब बिखर चुकी सल्तनत की बागडोर गाजी मलिक के हाथों में आ गई। अब दिल्ली में एक नया राज शुरू हुआ। गाजी मलिक ने एक नए वंश, तुगलक वंश की नींव रखी और अपना नाम बदलकर गियासुद्दीन तुगलक रख लिया। गियासुद्दीन का पूरा ध्यान सल्तनत में वापस स्थिरता लाने पर था। उसने उन सब नुकसानों की भरपाई करने की कोशिश की जो पिछले कुछ सालों में हुए थे। लेकिन उसका शासनकाल भी बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 5 साल। और उसकी मौत एक ऐसे रहस्यमय तरीके से हुई जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। हुआ यूं कि अपनी मौत से ठीक पहले सुल्तान ने उस वक्त के एक बहुत मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को धमकी दी थी, और संत ने जवाब में सिर्फ एक लाइन कही जो इतिहास में अमर हो गई, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और ये शब्द आने वाले वक्त का एक भयानक इशारा साबित हुए। देखिए, जिस लकड़ी के मंडप के गिरने से सुल्तान की मौत हुई, वो मंडप बनवाया था उसी के बेटे जूना खान ने। वही जूना खान जो संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और वही जूना खान जो अपने पिता की मौत के बाद बड़ी आसानी से अगला सुल्तान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है और हमें खिलजी वंश के इस हैरान कर देने वाले पतन की कहानी पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।